अस्सलामुअलैकुम, हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे आज़म चौधरी साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और मुबशर बुखारी साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बात होगी सबसे पहले फ़लस्तीन के हवाले से। 3 दिन पहले हमास ने फ़लस्तीन में जुल्म के ख़िलाफ़ इसराइल पर हमला किया और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, 8 इसराइली शहरों में लड़ाई जारी है, जबकि हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 700 से ज़ायद बताई जा रही है और ज़ख्मियों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 2200 से ज़ायद हैं जो कि अभी ज़ख्मी हैं। मगर दूसरी जानिब इस जंग के जो असरात हैं वो पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकते हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा में अब तक जो शहीद होने वालों की तादाद है वो 500 बताई जा रही है, जबकि 2700 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हैं और तो और 1,23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने भी गज़ा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म जारी कर दिया है। हैरान कुन बात इस हवाले से यह है कि इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का जो बंद कमरा इजलास था वो बेनतीजा ही ख़त्म हो चुका है। सवाल इससे जुड़ा हमारा यह है कि इस जंग के बाद फ़लस्तीन पर आखिर क्या असरात मुरतब होंगे। आज़म साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 3-4 साल में हम देखें तो पूरी दुनिया के ऊपर एक जंगों का माहौल है। एक ऐसी जंग लड़ी, इस पूरी दुनिया ने मिलकर लड़ी, वो थी कोविड की जंग जी। कोविड के बाद आप देखें रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई, जिसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हुए और आज तक पूरी दुनिया की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें एक बड़ा किरदार रूस और यूक्रेन की लड़ाई का है और फूड सिक्योरिटी का भी इशू आया इसमें। अब तीसरी जंग जो शुरू हुई है, ये एक बहुत दरीना लड़ाई है, बहुत दरीना हकूक़ का मामला है, जिसमें फ़लस्तीन के मुसलमान अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि इसराइल मुसलसल मुसलमानों के ऊपर, गज़ा के ऊपर हमले कर रहा था, बच्चों को मार रहा था, औरतों को मार रहा था और ये जुल्म सितम की जो जितनी दास्तानें हैं ये पूरी दुनिया के सामने लाई जाती थी। लेकिन जो आपकी डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी और मुसलमानों के जो फ़लस्तीनी मुसलमान के हकूक़ के हवाले से कभी कोई आवाज़ बेहिसी का मुजाहिरा किया। बेशक अब जब मुसलमान जो फ़लस्तीन के मुसलमान उन्होंने अपने हक़ के लिए जब पानी सर से गुजरा तो वो उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने हमला किया इसराइल के ऊपर, जिसका आप देखें कि पूरी जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं वो सारे इस वक्त आपको नज़र आते हैं इसराइल के साथ खड़े हुए, इसराइल की सपोर्ट में खड़े हुए। और जो मजलूम है जिनके ऊपर इतनी दहाइयों से जुल्म सितम हो रहा है उनके हक में आवाज़ उठाने के लिए आपको गिनती के 2-4 मुल्क नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं है। बल्कि बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जो माजी के अंदर जिनकी एक पॉलिसी थी कि इस फ़लस्तीन के हक में बोला करते थे, आज उन मालिक के अंदर भी एक खामोशी की फ़ज़ा है। आप देखें कि उनके जो मजलूम लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाने की बजाय वो इसराइल को वो कह रहे हैं कि आप जो है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये है वो, फ़लस्तीनियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस पर सफारती तिजारती ताल्लुकात आड़े आ जाते हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के ऊपर इसके भी बड़े मनफी असरात मुरतब होने वाले हैं। आप देखिएगा एक दफ़ा फिर तेल का बहरान आएगा पूरी दुनिया के अंदर, एक मुइशत के बहरान का एक नया रेला आएगा, क्योंकि ये लड़ाइयाँ इतनी सादा नहीं है जितनी हमें नज़र आती हैं। इसके अंदर तमाम लड़ाइयों के अंदर एक बहुत बड़ा मुआशी जाल है जो बुना जा रहा है, जो इसमें जो एजेंडे हैं वो पूरे किए जा रहे होते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार आ जाता था अरब मालिक का। अब गुज़श्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि अरब मालिक ने बारी बारी उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने का एक सिलसिला शुरू किया। यूएई ने तस्लीम किया, कतर ने किया, बहरीन ने किया और कई ममालिक ने किया और पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है, बड़ी देर से प्रेशर है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, उनको उनकी जो कब्ज़ा किया हुआ इसराइल ने वो वाले इलाके उनके हवाले नहीं किया जाते, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं किया करेगा। लेकिन इस वक्त एक और नया नैरेटिव कायम किया जा रहा है जो कि शुरू दिन से एक कोशिश भी की गई, लेकिन उस पर फ़लस्तीनी उस पर एग्री नहीं थे। वो था 2 ममालिक अलग-अलग, इसराइल का अपना मुल्क और फ़लस्तीन का अलग। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि एक तनाज़ा था जो हल नहीं हो पा रहा था, अब दोबारा से ये वाली गुफ्तगू शुरू की जा रही है। लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझता
कि उस तरफ को जा पाएंगी चीज़ें, क्योंकि इस वक्त सर्वाइवल की लड़ाई है। इसराइल की अपनी सर्वाइवल है और फ़लस्तीन की अपनी सर्वाइवल है। आप देखें कि इस वक्त सिर्फ हमास अकेली नहीं है, हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी आपको देखें शुमाली जानिब वो भी इस वक्त खड़े हो चुके हैं, और कुछ ममालक भी जिनमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, उन्होंने भी खुल के इस चीज़ का इजहार किया है कि वो टर्की भी है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। अगर हम खित्ते को देखते हैं तो वो जो ममालक इस वक्त फ़लस्तीन की सपोर्ट में आगे बढ़े हैं, मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन को उससे एक बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा फ़लस्तीनी लोगों को। और इसराइल के जो लोग इस वक्त गिरफ़्तार हैं, जिनमें बहुत सीनियर उनके फ़ौजी अफसर भी हैं, कमांडर्स हैं, और ये जो लोगों का ख्याल है कि इसराइल जो है वो पूरे फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर देगा, मेरा ख्याल है कि इसराइल के लिए भी इस वक्त थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि जिस लेवल पे उनके लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, उनको उनकी जानें भी बचानी है और फिर लड़ाई को आगे लेके बढ़ना है। तो इसलिए इस लड़ाई में मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वरना ये लड़ाई अगर फैलती है तो ये सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगी, ये बहुत आगे तक जाती हुई नजर आ रही है। ठीक हो गया। फ़हीम, आप ही की जानिब आऊँगी। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अरब ममालिक की बेहसी तो हमारे सामने है। 2 साल से देख लीजिए कि किस तरह से सऊदी अरब ने भी अपनी इमदाद बंद किए रखी फ़लस्तीन के लिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से होना क्या चाहिए, क्योंकि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक ग्रुप है, एक लॉबी है जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रही है? देखिए, अगर आप अरब खित्ते का नक्शा उठाकर देखें दुनिया के नक्शे के ऊपर, तो उसमें अगर इसराइल के नक्शे को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई खंजर हो। और वाकई इसराइल का जो क़याम था वो अरब खित्ते में एक खंजर की मानंद था, बिल्कुल कल्ब में उतरा है। अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जो अरब रियासतें हैं, जो ज़्यादातर बल्कि अक्सरियत ही जो हैं वो मुसलमान हैं, उनके सीने में यहूदी बस्ती कायम करके, इसराइल कायम करके उनके दिल में खंजर उतारा गया था। लेकिन ये वही अरब ममालिक हैं जो आज उसे तस्लीम करने जा रहे थे। और अगर आप हालिया सिचुएशन देखें तो सऊदी अरब और ने अमेरिका प्रेशर में, अमेरिका से अपने ताल्लुकात की बहाली में, उनको मजीद बेहतर करने के लिए इसराइल को तकरीबन तस्लीम करने का अंदिया दे दिया था। अब इस सूरत हाल में अगर हम हमास का ये हमला जो इसराइल की तरफ है हम उसे देखते हैं, और वो भी उस दिन देखते हैं जब अरब इसराइल जंग को 50 साल पूरे होते हैं उस दिन, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इस पूरे अरब खित्ते के लिए। एक बहुत बड़ा मैसेज है कि तुम हमारी गर्दनों पर पैर रखकर, तुम हमारी कब्रें खोदकर तुम इसराइल से ताल्लुकात बेहतर नहीं बना सकोगे। और उन्होंने बता दिया। आज अगर आप सोशल मीडिया खासतौर पर उठा के देखें तो कोई कहता है कि पबजी स्टाइल का हमला किया है हमास ने, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई कहता है अबाबिल तर्ज का हमला किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तरफ वो इसराइल है जिसकी फौजी ताकत के लिए कहा जाता है कि वो उसका जो सिर्फ दिफाई बजट है वो $22 बिलियन है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसकी फौज जो है वो 1,70,000 उसके पास फौजी हैं, जिसका एक फौजी जो है वो 100 फौजियों के बराबर है, किसी भी मुल्क की दूसरी आर्मी के बराबर है। तो हमने 800 तो उन्होंने मार दिए अभी तक। अगर 800 को 100 पे ले जाए तो वो तो अब तक कितने मार चुके हैं, आप खुद देख लीजिए वो कितने हजार मार चुके हैं अब तक फौजी इसराइली। और फिर सबसे बड़ी बात जो है इसका, जो मईशत की बात कर रहे थे आजम चौधरी साहब के, दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। अरे सबसे पहले तो इसराइल की मईशत के ऊपर असर पड़ा है। बैंक ऑफ इसराइल ने आज की तारीख में अपने $30 बिलियन ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान किया है। और इस वक्त जो है उनकी करेंसी जो है वो इस वक्त 7 साल की कमतर सतह पे पहुंच चुकी है, और ये पिछले 3 दिन के दौरान हुआ है, हमास के हमले के बाद हुआ है। तो आप देखिए कि दूसरी तरफ अगर आप इसराइल की पूरी दिफाई कुव्वत को देखते हुए अगर आप कहेंगे यार कैसे जो है हमास ने हमला कर दिया, इंटेलिजेंस उनकी नाकाम हो गई। सिर्फ उनकी क्या इंटेलिजेंस नाकाम हो गई, अमेरिका की भी इंटेलिजेंस नाकाम हो गई। उन्होंने दिखा दिया कि इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, असल चीज है जज्बा। ग्लाइडर्स के जरिए पहुंचे हैं भाई, कोई बहुत ज्यादा क्या था उनके पास, कुछ भी नहीं था। कितने हमास के अस्करी ताकत कितनी है, 2,500 टोटल। और वो किस तरह से आज तल अबीब तक पहुंचकर लड़ रहे हैं। 9 मुकामात तल अबीब के ऐसे हैं जहां पर रॉकेट फायर किए हमास ने, और वहां आज भी लड़ाइयां कई मुकामात पर जारी हैं, उन्हें नहीं निकाल पा रहे। कहां गई उनकी फौजी ताकत, एक्सपोज हुए हैं। तुर्क मीडिया कहता है कि जनाब इसराइल जो है उस वक्त इसके पास रॉकेट्स की कमी है, मिसाइलों की कमी है, उनके पास तैयारा शिकन चीजों की कमी है। लेकिन आप देखें कि दूसरी तरफ वो फजाई हमले कर रहा है, और एक दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो अपना बहरी बेड़ा भी भेज रहा है। तो अब अगर जो सवाल आपका ये था कि पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को सत्तू पी के सो जाना चाहिए। ठीक, जैसे अभी कश्मीर पर चल रहा है।
बिल्कुल ठीक ठीक पॉइंट मैं आपका यहीं आ क्लियर रहा है। था हाँ, कि नहीं देखें लेकिन कश्मीर मेरे का पास मसला। टाइम एक्चुअली मैं आपको देती हूँ, मैं अगले सवाल में आपको टाइम देती हूँ अगले राउंड में फ़हीम, लेकिन मुझे नौशाद से पूछने Okay. दीजिए। नौशाद, मुझे बताइएगा आप कि अभी एक हमास का जिक्र कर रहे हैं फ़हीम साहब कि कितना छोटा सा ग्रुप और उसके सामने इसराइल इंटेलिजेंस और उनका भारी मशीनरी, उनको इक्विपमेंट उठाकर देख लीजिए। तो ये सूरत हाल आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आलमी दुनिया की कोई चाल या कोई साजिश भी हो सकती है, जहाँ कहीं ना कहीं मुश्किल में आने वाला वक्त जो है पूरी दुनिया का होने वाला है मईशत का, अगर जिक्र करें जिस तरह आज़म साहब ने उसकी तरफ इशारा किया? देखिए, आपकी बात जो ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ हैं ये आ जाती हैं जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है। ये मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी अपनी थेरी पेश करते हैं। ये भी थेरी इस वक्त काफ़ी डिस्कस हो रही है। लेकिन देखिए, सबसे अहम बात है क्या? बात ये है कि 15 साल तवील मुहासरा तोड़ा है हमास ने। अब आप देखिए कि 15 साल आप फ़र्ज़ करें कि आप जिस चैनल में बैठी हैं, अगर आप यहाँ पर इसके इर्द गिर्द आपको आने जाने में रोज़ कोई बंदा पूछना शुरू कर दे कि आप कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, तो हो सकता है कि आप चंद माह में जो है ना वो चैनल ही छोड़ दें। ये इतना मुश्किल काम होता है, ये आसान बात नहीं है। और वहाँ हालत ये है कि ना वो उनके पूछे बगैर खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कमा सकते हैं। और इन हालात में 15 साल सरवाइव किया, इसको कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उनको जब ये मौका मिला, और हाँ, उन्होंने ये 50 साल वाला जो मामला है, जो अरब इसराइल जो वॉर को पूरे हुए हैं, उन्होंने उस दिन को चुना। उन्होंने 1973 में भी जो हमला हुआ था वो इसी दिन किया गया था। अब ये सारा कुछ इस वजह से किया जा रहा है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अब देखें ना, उनका स्टेक पे क्या है, उनके पास तो पहले ही कुछ नहीं। अब हम बैठकर यहाँ कहें कि जी मईशत, जो दुनिया की मईशत है उसको फ़र्क पड़ेगा, यकीनन पड़ता है। यूक्रेन वॉर से भी पड़ा है, इसके अलावा कश्मीर के मामले में भी हो सकता पड़ता हो, फ़लस्तीन के मामले से भी पड़ता हो। लेकिन उन लोगों को देखिए जो लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी हैं, उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। आप ये कहें कि जी वो कमज़ोर थे, लेकिन वो कमज़ोर होने के बावजूद उन्होंने ये साबित किया कि जो अपनी ताकत के भरम में था, जो इजराइल अपने माइट का, जो वो आयरन डोम है ना, उसके बारे में वो आपने वीडियोस देखी होंगी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो कि जनाब वो दुनिया का जो फास्टेस्ट जो फाइटर है वो उसको करीब नहीं आने दे रहे, और वो इतना मिडल तेज़ हैं, और इतनी लेज़र गन्स लगी हुई हैं, उसमें कैमरे हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सारा कुछ ब्रेक कर दिया उन्होंने। इसराइल का जो ताकत का भरम था वो भी हमास ने तोड़ कर दिया। बिल्कुल। अब जब ये जो सिचुएशन है, इसमें अमरीकी शहरी इन्वॉल्व हैं, अमरीकी शहरी भी वो उठा कर ले गए हैं, 100 बंदों की बात हो रही है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कमांडर्स भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया को इसकी कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन उस कॉस्ट का हमें ज़रूर सोचना चाहिए। जो फ़लस्तीनी पिछले मुझे तो लगता है, अब तो मुझे लगता है जब हम पैदा हुए थे तब भी यही मामला था, बूढ़े हो गए तब भी यही मामला है। यानी कि हमारी जिंदगी भर हम ये सुनते आए उन इसराइली मजालिम हमारे सामने हैं। वो कौन सा जुल्म है जो इसराइल ने नहीं ढाया? बिल्कुल ठीक है, उनकी नस्लों ने भुगत लिया नौशाद साहब। बिल्कुल, बेशक अब तीसरी चौथी के बाद भी अगली नस्ल आ गई है, वो इस चीज के आदी हैं, वो जंगजू हैं, वो जंग लड़ रहे हैं, वो हालत जंग में रहते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ अपना सांस जरूर लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो कर दिखाया है जो शायद आपकी दुनिया का कोई दूसरा स्टैब्लिश्ड मुल्क विद रेगुलर फौज भी शायद ये ना सोच सके जो उन्होंने कर दिखाया। अब मामला क्या है? अब मामला ये है, आपका सवाल था पाकिस्तान क्या करे। देखें, बात ये है कि हम जो मुसलमान है ना, वो इस्लाम की ताकत के साथ जिंदा रहते हैं। मुझे यही सवाल लेकर टाइम आपके पास, मैं आपको भी दे दूंगी अगला टाइम, लेकिन मुबशिर साहब को मुझे टाइम दे देने दीजिए। सवाल मुबशिर साहब आपसे जुड़ा यही है कि मुस्लिम ममालिक आखिर कब इकट्ठे होंगे, एक पेज पर कब आएंगे, कब नसीहत पकड़ेंगे, यूं कह लीजिए? कभी तारीख में कभी ऐसा मौका हमें आया नजर जब वो एक पेज पे हों और अरब इसराइल वॉर हो, लंबी वॉर, उसके बाद हमने देखा कि ये छोटे छोटे गोरिल्ला एक्टिविटीज करते रहे हमास और हिजबुल्ला, और जवाब में बड़ी कार्रवाइयां इसराइल की तरफ से होती थी, एयर स्ट्राइक्स हुआ करती थी, और ये मुसलसल जारी हैं। और उन्होंने बर्दाश्त किया। लिप सर्विस के अलावा कभी भी मुस्लिम ममालिक ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि कोई यकसा मौक़िफ़ सिवाय इसके कि जनाब अली ये जंग बंदी के लिए हम थोड़ा सा मूव अराउंड करेंगे जैसे कि माजी में करते रहे हैं, मॉरल सपोर्ट हमारी जो है, अखलाकी सपोर्ट उनके साथ है। हाँ, कुछ जो ममालिक हैं वो शायद कुछ खुराक और कुछ असलाह की सूरत में उन्हें फ्राहम कर दें, लेकिन इस दफ़े जो हुआ है
उसका फैब्रिक हिस्टोरिकली बिल्कुल डिफरेंट है, और इस हद तक डिफरेंट है तो उसको इसराइल के पर्ल हार्बर के तौर पे टर्म किया जा रहा है। और पर्ल हार्बर आपको याद होगा, अमेरिका जिसके बारे में सोचा जाता था कि वहां पे कोई जहाज उड़ान भर के जाके अटैक नहीं कर सकता, दोनों तरफ से नेचुरली गार्डेड है। इसराइल की ताकत के बारे में भी यही गुमान था कि देखिए दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की बेस्ट फोर्स, और उसके अलावा जो उनका डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, और माजी में भी उन्होंने जो है वो स्कड मिसाइल जो लॉन्च किए गए थे इराक से डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान, वो भी बड़े सक्सेसफुली उन्होंने टारगेट किए थे। तो ये अटैक तो एक स्टनर है उनके लिए। लेकिन अब यहाँ पे खौफ की एक बात पैदा हो जाती है। पर्ल हार्बर के बाद जो हुआ था वो ये किया था कि अमेरिका ने न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दी थी 2 शहरों के ऊपर, क्योंकि उन्हें खतरा पैदा हो गया था। अब न्यूक्लियर स्ट्राइक की तो मैं अगर इमीडिएटली इसमें मीडिएट ना किया गया और इसमें इंटरवेंशन ना की गई तो बड़े पैमाने पे हलाकतें, और खसूसी तौर पे वो पैलेस्टीनियन साइड पे होंगी। अगरचे आपको इराक, ईरान, सीरिया, टर्की उसके पास नजर आते हैं, उसके पीछे खड़े हुए हिजबुल्लाह ने ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये है कि ईरान और इराक और सीरिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें शरीक हो गए हैं। इसी तरह ही जो है समहाउ कुछ ममालिक ऐसे हैं जो टैसिटली आर्म सपोर्ट करते हैं, उसका नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं। मेरा ख्याल है ईरान ने भी डिनाई ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो कम अज कम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ ना कुछ अनाउंस जरूर करेगा। नहीं वो सत्तू पी के सो जाए ना, वो फहीम ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दे दिया है। मुझे मेरे पास टाइम कम है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात किया कि एटलीस्ट अपने मौक़िफ़ पर ही कायम रहे तो बहुत है। पाकिस्तान को मजबूरन इसका साथ इसलिए देना पड़ेगा कि पैलेस्टीन के ऊपर जो करारदादे हैं और जो कश्मीर के ऊपर करारदादे हैं उनकी नौयत मोर और लेस एक जैसी है। अगर इस वक्त पाकिस्तान इस पे सपोर्ट नहीं करता तो वो थोड़ा सा उसका कश्मीर कॉज भी कंप्रोमाइज होने का एहतमाल है। इसलिए मेरा ख्याल है जल्दी फॉरेन ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको एक क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन नजर। मैं एक बात अगर कहें तो ऐड कर दूं कि अरब लीग की आप अरब ममालिक की बात कर रहे थे, आप अंदाजा किए कि ओआईसी का अभी तक इजलास नहीं बुलाया जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आ गया, इनका इकट्ठा होना। ठीक है, मुझे अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम साइफर केस पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की डेट मुकर्रर की है, जबकि चेयरमैन पीटीआई के वकील के मुताबिक उन्हें पीटीआई चेयरमैन को ऐसा कमरा दिया गया है जहां पर उन्हें रहने का मसला है, वो चहलकदमी नहीं कर पा रहे हैं, वर्जिश करना चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किल हो चुका है। वकीला ने कहा है कि जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई को आज पिंजरा नुमा जगह पर पेश किया गया है, इस तरह तो किसी दहशतगर्द को भी पेश नहीं किया जाता। जबकि चेयरमैन पीटीआई के वकील ये भी कह रहे हैं कि जेल के बंद कमरे में ट्रायल दुरुस्त फैसला नहीं है, इस केस की ओपन ट्रायल और ओपन प्रोसीडिंग होनी ही चाहिए। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है कि आखिर साइफर का मुमकिना तौर पर फैसला क्या आने वाला है, जो कि कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन फिर भी मुबश्शिर साहब। हाँ जी, देखिए पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना जुडिशल, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। मतलब मैं 100% श्योर हूँ किसी के बारे में, मतलब मैं मुद्दई हूँ और मैंने अपनी आंखों से बहुत देखा है, फैसला क्या आता है क्या नहीं आता मुझे भी नहीं पता होता। और यही सूरत हाल देखिए, अब साइफर के मामले पे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रही है कि जी इमरान खान साहब और शाह महमूद कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस वो लेटर था, फॉरेन ऑफिस से फॉरेन सेक्रेटरी की कस्टडी से गया या किसकी कस्टडी से गया, जबकि फॉरेन ऑफिस के कुछ अफराद का ये कहना है कि वो इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में पेश करने के बाद अपने पास ही रख लिया था। अब मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें फैक्ट चेक होना जरूरी है कि साइफर आखिर क्या किधर, एक तो बात सामने आ जाएगी। और उसके बाद जो है उसकी जो फोरेंसिक ऑडिट जो उसका होना है, क्या वाकई में वो इतना खतरनाक था जिस तरीके से इमरान खान साहब उसे पेश करते रहे हैं।
वो भी एक चूंकि हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी उसमें हुई, आपने जलसे में लहराया, अगर कि वो एक खाली कागज था लेकिन उसके मंदरजात को किस तरीके से उन्होंने बयान किया, वो पूरी कौम को एक हिजान में करने के मुखातिब था। और उसका जो बैकलैश आया, लोगों को गद्दार 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 की एजेंट और पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर किया गया। मतलब उसके नतीजे में तो मेरा ख्याल है इमरान खान और उनकी टीम पे 400-500 डेफेमेशन केसेस बनते हैं, क्योंकि उनका बयानिया तो इस हद तक चला गया कि जो लोग इस वक्त पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, आप उनके बच्चे बच्चियों के साथ रिश्ता ना कीजिए, उनका सोशल बाइकआउट कीजिए। तो ये साइफर से रिलेटेड ही सारा कुछ है। इसका फैसला चूंकि पाकिस्तान में बैक वक्त जब कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं तभी वहाँ पे जब कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं तभी बैकड्रॉप में कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस भी चल रही होती हैं, तो फिर वो नेगोशिएशंस कोर्ट केसेस पे असरअंदाज हो जाती हैं। मैंने तो ट्रैक रिकॉर्ड यही देखा है, इसलिए ये साइफर का किस करवट बैठेगा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस पे मैं कोई क्लियर अपना ओपिनियन दे सकूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन जो है वो पाकिस्तान जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ या जब से मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि केसेस चलते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कन्विक्शन की तरफ जा रहे हैं, समटाइम कन्विक्ट भी हो जाते हैं, फिर कुछ होते हैं, फैसले कुछ आते हैं, वापस भी हो जाते हैं, कन्विक्शंस भी खत्म हो जाती हैं या दरमियान में ही केस उठ जाते हैं। तो ये सूरत हाल में आई एम सॉरी सना, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस पे I totally understand। अब मैं फहीम आपकी जानिब आ जाती हूँ। अब फिर अगर मुझे ये ना कहें कि तौहीन अदालत में मुझे आप फंसा रही हैं, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए फहीम साहब कि आपको नहीं लगता कि आपको क्या लगता है कि नाअहल कर दिया जाएगा पीटीआई चेयरमैन को? देखिए तौहीन अदालत में माफ़ी मिले ना मिले, लेकिन आप ये बताएं पहले, आपने मुबशिर साहब को माफ़ कर दिया नहीं कर दिया? वो माफ़ी मांग रहे थे अभी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें ये जो नया सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट तो बहुत पुराना है लेकिन अब उसके माने उसकी तशरीह बिल्कुल बदल चुकी है। वो सब्जेक्ट है इमरानियात। अभी मुबशिर बुखारी साहब जिक्र कर रहे थे कि सोशल सर्कल में जो है वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा चेंज कर दी इमरानियात ने। अच्छा। इमरानियात के माने सोशलोजी है। तो जो सोशल सर्कल में इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं इस इमरानियात के नतीजे में, उसके नतीजे में आखिर तकलीफ क्या है भाई? अगर तो केसेस जो हैं वो किसी न किसी डील के नतीजे में हमारे यहाँ मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, बात सज़ाओं तक भी चली जाती है, सज़ाएँ हो भी जाती हैं, तो भाई बढ़ जाने दें, फर्ज जुर्म भी आयद हो जाने दें 17 अक्टूबर को, फिर डील्स भी हो जाती हैं। असल बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो मैं ये कहता हूँ कि जी तरबियत हो रही है, तरबियत हो जाने दीजिए हमारे अंडर ट्रायल पॉलिटिशियन की। देखें आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे, यहाँ अभी आपने बात की कि उनके वकील ने कहा कि इतने छोटे से कमरे में पेश किया गया जहाँ जैसे किसी दहशतगर्द को पेश किया जाता है। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस की समाअत के दौरान जब जेल में हम जेल ट्रायल के लिए जाते थे, वहाँ आसिफ अली जरदारी साहब को जिस कमरे में पेश किया जाता था वो भी बहुत छोटा सा कमरा था। तो ये तो उस वक्त की तारीख है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उससे सबक क्या सीखा? पीपल्स पार्टी ने उससे सबक ये सीखा कि आज अगर कोई केस जेल ट्रायल के लिए होता है तो वहाँ पर उन्होंने पूरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो तामीर कर दिया जेल के अंदर, और वहाँ पर पूरे तमाम केसेस, बाकायदा अदालतें हैं, स्टाफ है, वहाँ पर पूरा एक माहौल है कि जिस तरह से अदालती कार्रवाई की जाती है उस तरह से मौजूद है। ट्रेनिंग हो रही है आपकी। अगर आपको इन फ्यूचर कहीं मौका मिलता है, वफाक की तो बहुत दूर की बात है, अगर आपको किसी सूबे में दोबारा हुकूमत बनाने का भी मौका मिल जाता है तो इससे सीखते हुए जो है वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना दीजिएगा, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर कर दीजिएगा, ताकि कम से कम ये तो हो कि कोई आपका मुखालिफ जब जेल जाए तो वो ये तो ना कह सके कि मुझे छोटे से कमरे में रखा गया था, मुझे तो वर्जिश की भी इजाज़त नहीं थी, मुझे तो टहलने को भी नहीं मिलता था। ये बातें अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब जो उनकी वकील की बातों के अगेंस्ट अगर मैं उनकी बहन की बात करूँ तो उन्होंने तो बड़ा इत्मीनान जाहिर किया है। आज उन्होंने कहा जी वो जो मेरे भाई हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कम से कम अपना बयानिया तो एक कर लो। बहन कुछ कहती है, वकील कुछ कहता है, साइफर के मामले को अलग तुमने जो है वो एक तमाशा बनाया हुआ है। अरे भाई साइफर तो क्या, आपके पास ऊपर तो अभी 9 मई भी है, आपके ऊपर तो और भी कई केसेस हैं, अभी तो आपने उन्हें भी फेस करना है। 17 अक्टूबर को आप पर्दे जुर्म आप पे आयद होगी, चार्ज फ्रेम होगा, आप सहते जुर्म से इनकार कर दीजिएगा, केस चलेगा, गवाहियां आएंगी, पेश किए जाएंगे, मुख्तलिफ नौइयत की शहादतें पेश की जाएंगी, केस किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा ना।
पहुंचने दीजिए। आप तो हमेशा कहते थे कि आप तो अदालतों में केस को फेस करने के लिए तैयार हैं, तो अब क्या मसला है? अब क्यों इस बात से तकलीफ हो रही है कि 17 तारीख को जो फर्द जुर्म आयद की जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा? फेस कीजिए, अंडर ट्रायल पॉलिटिशियन है आप, अपनी तरबियत को मुकम्मल कीजिए। ठीक है फ़हीम, आज़म साहब बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं, आप अग्री करते हैं फ़हीम साहब की इस बात से कि वो तरबियत जो कि अभी चल रही है PTI चेयरमैन की, आने वाले वक्त में ये मज़ीद सख्त से सख्त भी हो सकती है, क्योंकि एक तरीक़ाकार रहा है, अदालतों का एक तरीक़ाकार है और उस पर एतराज़ उठाना नहीं बनता, क्योंकि अदालतों का एहतराम सबसे ज़्यादा तो बात PTI चेयरमैन ने खुद की ना। अच्छा, ये आज तो मैं फ़हीम साहब वाली बात को दोहराऊंगा। आप घेर घार के हमें उस साइड पे लेके आती हैं कि हम कहीं कंटेप्ट करें। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ना, ठीक बात है। तो ठीक है, आप हमें खुद लेके आती हैं, भाई माफ़ी दे दें, कंटेम्प्ट में ना लेके आए, वो अंडर ट्रायल केस है वो। नहीं, मैं तो कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा इनको भी लेकर आए, नोटिस हो तो इनको भी हो, हम तो फिर नाम लेंगे ना, हम तो नाम लेंगे ना। जिस तरह चेयरमैन PTI पे इल्जाम है, उन्होंने PTI के लोगों को, डरते क्यों है, उन्होंने PTI के लोगों को मोटिवेट किया था, हमें हमारी एंकर ने मोटिवेट किया था। हमारे उस्ताद कहते थे ये जर्नलिज्म है, एडवेंचरिज्म नहीं है। तो सना अभी आप इस चीज को समझे, हम इस प्रोसेस से गुजर गए। सॉरी, हमारे नाज़रीन सब समझ रहे हैं, बस मुझे यही समझाना था, मुझे यही मैसेज देना था। देखिए सना, ये बात तो दुरुस्त है कि अभी तो आगाज है, अभी बहुत सारे केसेस बाकी है, अभी साइफर तो शुरू हुआ है ना। देखें, लेकिन पाकिस्तान में कलमिया ये है कि माजी के अंदर हम देखें तो अगर अदालतों के कुछ फैसलों पर इम्प्लीमेंट हुआ, उन पे भी एतराज़ात आए, और कुछ फैसले ऐसे हैं जो फैसले होने के बावजूद, सज़ाएं होने के बावजूद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला देखें, उनको सज़ाए मौत दी गई, आज तक उस पर सवालात उठ रहे हैं कि उनको जुडिशल मर्डर करार दिया जा रहा है। आप उसके बाद जो सियासतदान जिन पर सियासी मुकदमात कायम हुए, उन मुकदमात का क्या बना? पाकिस्तान में मुकदमात का कोई पता नहीं कि कब क्या हो जाए। सजा होने के बावजूद, अब देखें मियां नवाज शरीफ 2 दफ़ा सजा उन्होंने भुगती, दोनों दफ़ा मुल्क से बाहर गए। आसिफ अली जरदारी ने 11 साल भुगती। देखें, मुकदमात का इख्तिताम कहाँ पे होता है ये हमें नहीं पता। इसी तरह ये जो साइफर वाला केस है, टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 21 को बड़ी एक शख्सियत है, उनकी मुल्क वतन वापसी है, और 17 को फर्द जुर्म आयद होना है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप उस टाइमिंग को मिक्स कर रही हैं तो फिर तो वो जो एक बयानिया इस वक्त कौम के सामने आया हुआ है कि जी मियां नवाज शरीफ की डिमांड के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है, फिर तो उस बयानिया की तरफ इशारे जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये कानूनी मामला है, अदालत ने अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। फर्द जुर्म आप देखें 17 तारीख को लगनी है, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, जो लीगल एक उनको टाइम देने की ज़रूरत थी। उनके चलान की कॉपियाँ शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनके हवाले कर दी गई हैं, ताकि वो उसको तैयारी कर लें और 17 तारीख को फर्द जुर्म पे उस पर बहस कर लें। इसके साथ साथ खान साहब के 2 और मुकदमात भी थे आज अदालतों में। एक मुकदमे के अंदर उन्होंने प्रे की थी कि जो उनके खिलाफ एक तोशा खाना का केस था, उस पर जो कलअदम किया गया उस फैसले को, उसको ये उन्होंने प्रे किया कि उसको ख़त्म किया जाए बिल्कुल, ताकि जो उनकी नाअहली का एक तलवार उनके सर पर लटक रही है वो ख़त्म हो। जो इंतखाबात आने वाले हैं उसके नाअहली की बात कर रहे हैं जी। तो ये इस तरह के उनके कई मुकदमात हैं, और आगे जिस तरह 9 मई की अभी फ़हीम बात कर रहे थे, और बहुत सारे मुकदमात हैं। ठीक है आज़म साहब, मिल गया आपका पॉइंट, क्लियर आपका पॉइंट। नौशाद साहब, आपको क्या लगता है सूरत हाल क्या होने वाली है PTI के लिए भी, PTI चेयरमैन के लिए भी, क्योंकि अदालतें तो इस टाइम फैसला सुनाने के दर पे हैं, और आपको नहीं लगता कि आने वाला टाइम काफ़ी ख़तरनाक दिखाई दे रहा है PTI चेयरमैन के लिए? देखिए, मैं अदालती जो फैसला है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, ये सब जुडिस होता मामला। मैं अलबत्ता ये ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए, जो साइफर केस है फर्द जुर्म 17 को आयद होगी, ये नहीं मुझे लगता नहीं है, मैं कोई डेफिनेट बात नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 4 दिन में आप उस केस को कहीं वाइंड अप करके उसको सज़ा सुना देंगे, ये कर देंगे। ये इतना आसान प्रोसेस तो नहीं होता। फर्द जुर्म आयद होनी है अभी 17 को, तो 21 से इसका कोई डायरेक्ट कोई ऐसा इतनी कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा। बाकी रही बात कि जी उनके वकला क्या कहते हैं या तकालीफ क्या है, तो मुझे तो याद पड़ता है कि जो खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको जिम भी मिले, उनको चहलकदमी के लिए भी जो उनको प्रिस्क्राइब्ड जेल मैनुअल के मुताबिक उनको सहूलियात है वो उनको दी जाएं। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद जो है ना जेल का नक्शा जो खींचते थे, आपको याद होगा वो किसी के एसी के मामले के ऊपर वो बहुत शोर करते रहे, उन्होंने जलसों में गुफ्तगू की रहना चाहिए, और उनको पता है कि जेल कैसी होनी चाहिए। तो अब मुझे भी लगता है कि उनको वहाँ पे उसी तरह ही रहना चाहिए, इतना ज़्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यू टर्न तो एक मामूल की बात है।
ये भी एक यू टर्न है, वो लेते रहे हैं। उनके वकला उन्होंने जेल तक मुंतकिल करवा दी जिसमें वो खुद रहना चाहते थे, वहाँ से भी उन्होंने वकला ने भी मुंतकिल करवा दिया। उन्होंने कहा नहीं, अडियाला जेल में रहें आप, हमारे लिए आने जाने में आसानी होती है। बात ये है, ये जो अदलिया के ऊपर तो कह रहे थे कि दीवार तोड़कर कमरा बड़ा कर दें, क्या कर जेल ही तोड़ दें। अगर आपकी ख्वाहिश पे तो नहीं चीजें चल सकती ना। अब आपकी ख्वाहिश तो पता नहीं क्या क्या है। मैं उन ख्वाहिशात को ऊपर नहीं, जज साहब ने ये कहा, जज साहब ने नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपकी भी ख्वाहिश आप अपनी मर्जी से पिक करती है ना, जो रिमार्क्स आपकी मर्जी की चाहिए होती है वही पिक करते हैं। इस टाइम जो बेसिकली जो अवाम सुनना चाह रही है, जो सर्वेज जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, चले टाइम मेरे पास है, मैं इसीलिए एक मिनट आप सबको दोबारा भी दे देती हूँ। माजी में सर्वेज के मुतालिक जो है ना, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इन सर्वेज की डेफिनेशन बताते रहे हैं कि ये सर्वेज कैसे होते हैं। हर वो सर्वे जो उनके खिलाफ होता था वो कहते थे कि ऐसे होता है, जो हाथ में होता था वो कहते थे ऐसे होता है। लेकिन अभी एग्जांपल उन्होंने पिछले सवाल में सोशल मीडिया की दी है, मैं फहीम को पकड़ूंगी जरूर इस पे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे मुबशिर से पूछ लेने दीजिए। मुबशिर साहब, आपको नहीं लगता कि जो वकला बात कर रहे हैं कि जो दरखास्त दी जा रही है ओपन ट्रायल होना चाहिए, वो होना चाहिए? जी देखिए, एक सबसे पहले तो मैं आज उनके वकला का बयान सुन के तो बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि ये सलमान सफदर साहब के एक करीबी साथी ने मुझे बताया कि जी वो तो बड़े खुश थे अटक जेल में, तो उन्होंने तो हमें ये भी डायरेक्ट किया है कि इसको परसू ना करें अडियाला शिफ्टिंग को। उसके बाद जज ने कहा कि जी इनका कमरा वसी कर दिया जाए, जज साहब का हक है। तो इसलिए मैंने तो मेरे दोस्त तो अवॉइड कर रहे थे, मैंने तो बहरहाल वो जितनी को तलख बातें हो सकती थी, जब मैं सिस्टम के बारे में डाउटफुल हूँ, जुडिशियल सिस्टम के बारे में, तो उसके बाद ट्रस्ट कैसा और डिसट्रस्ट कैसा वो तो फिर रोक दिया। जी, नौशाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सो जो मामला है वो इसी तरह है कि सोशल मीडिया जो है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो इस वक्त कंट्रोल में है पीटीआई के ट्रॉल्स के। अब वहां पे क्या आता है, वहां पे क्या नहीं आता, वो मेरा ख्याल है एक तो स्ट्रेटिफाइड नहीं होते। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि वो पूरी अवाम की पल्स को नहीं बताते। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये सवाल मैं फहीम से करना चाह रही थी, लेकिन आपने फहीम के इस सवाल का जवाब मुझे दे दिया। मुबशिर साहब, मुझे फहीम से भी पूछ लेने दीजिए। जी फहीम। जी प्लीज पूछिए तो सही। सोशल मीडिया की बात करें मुबशिर साहब, फहीम आप इसको सेकंड कर दें। मुझे पता तो है आपका जवाब, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप फिर भी एक दफ़ा देखें। ये जो इमरानियात के मौजू के तले जो ट्रॉल्स चल रहे हैं पीटीआई के, आप एक चीज़ नोटिस किया आपने क्या कि कुछ अरसे पहले तक जो चेयरमैन पीटीआई साहब का ट्विटर अकाउंट है उससे इतनी बाकायदगी के साथ ट्वीट्स नहीं हो रही थी, लेकिन अब हो रही हैं। आज़ादी मिली है ना ट्वीट करने की, पासवर्ड बाहर आ गया ना, पासवर्ड मिल गया ना, चल रही हैं चीजें। उसके बाद अब एक नई लहर चली है जनाब, वीडियो बयानात आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी मुझे मेरे चेयरमैन ने कभी नहीं कहा कि ये करना। अबे वो भी तो बताओ जो कहा, सिर्फ ये बताने से नहीं बात चलेगी। असद कैसर साहब का बयान आ गया, पता नहीं वो प्रस्याब साहब का आ गया, पता नहीं किस किस के आ गए। ये भी तो बताओ कि चेयरमैन पीटीआई तुम्हें कहा क्या करते थे, क्यों निकले थे फिर 9 मई को, क्यों रुक किया था फिर फौजी तंसीबात का, क्यों गए थे जिना हाउस, क्यों की थी ये तोड़ फोड़? इसका जवाब अच्छा आजम साहब, ये जो बातें हैं ये चेयरमैन पीटीआई ने की, क्या कभी मरियम नवाज ने नहीं की ये बातें, या कभी नवाज शरीफ ने नहीं की बातें? थोड़ा सा माजी अगर थोड़ा हम याद कर लें और हम ना भूलें, तो आपको नहीं लगता कि डीलिंग्स तो अलग अलग हैं? फिर देखिए, ये तो आप खुद ही सवाल करती हैं, खुद ही जवाब दे देती हैं उस पर। देखिए, अगर आप इसको रिकॉर्ड पे जाएं, इन चीज़ों पे वो आप थोड़ा गौर करें, तो ये तो सब ये सियासत है बेसिकली। सियासत में कोई बयानिया जो है वो हतमी नहीं होता। सियासत में बयानिए बदलते रहते हैं। अब देखें ना, कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया आ गया, कभी प्रो एस्टेब्लिशमेंट आ गया। कल की बात है कि चेयरमैन पीटीआई और पूरी पीटीआई वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी, आज वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। कल की बात है कि मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो की बात करती थी, आज वो उसके मुखालफ खड़ी है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का हाल है। ये बयानिए बदलते रहते हैं, ये मेरा नहीं ख्याल मैटर करते हैं इतने। हाँ, बात हो रही है कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई और इस वक्त जो पीटीआई है उसके फ्यूचर क्या है इन तमाम केसेस की रोशनी में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों एक बात की, इंतखाबात के हवाले से बड़ी एक चैम गोइयाँ हो रही हैं कि पता नहीं पीटीआई को इंतखाबात में जाने की इजाज़त मिलेगी ना मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकल क्लियर किया कि पीटीआई के जो लोग किसी गैर कानूनी इकदाम में मुलव्वस नहीं है उनको सियासत की इजाज़त होगी। अब आ जाती है पार्टी की बात कि क्या पार्टी कलअदम हो रही है, नहीं हो रही, और अगर नहीं होती
तो उसमें पीटीआई के कितने के लोग होंगे जो इंतखाबात के लिए टिकट की तैयारी कर रहे हैं या टिकट लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। असल ये बात है कि कल को इसका सियासी फ्यूचर क्या है, क्योंकि अब इंतखाबात का माहौल बन रहा है। अब मियां नवाज शरीफ भी आने वाले हैं पाकिस्तान, और मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा एक कैंपेन का आगाज भी कर दिया, जिसमें आपने जलसे देखे हैं और आपने मान लिया कि नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं। पहले तो वो मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन अभी आने वाले हैं ना, अभी आएंगे तो पता कह रहा हूं नहीं, आपने कहा कि अब आने वाले हैं। हमें नुशाद साहब खदशा रहता है कि कहीं कतर से या दुबई से वापस न चले जाएं, ठीक बात है, जब तक वो पहुंच नहीं जाते हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक कह रहे हैं, खदशात आपके बजाय हैं। ये जो क्या उसका नाम है, पीटीआई से हट के जो रहनुमा है, जो पीटीआई को छोड़ देंगे, आपको उनका फ्यूचर ब्राइट नजर आता है? नहीं, मुझे तो जो किसी जमात को छोड़ दे उसका फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं होता। ये हमने पीपल्स पार्टी के छोड़ने वालों को भी देखा, अलावा फवाद चौधरी साहब के हमने दूसरे काफ़ी सारे, मैं सर सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। देखें, जितने भी सियासतदान हैं वो जिस आइडियोलॉजी के साथ और जिस जमात से वो जुड़े होते हैं वही उनकी जो है ना पहचान होती है। उसे छोड़ना उनके लिए काफ़ी नुकसान का बायस है, अनटिल अनलेस कि वो किसी ऐसी नई जमात में चले जाएं जहाँ जो जिस जमात को भी वही दर्जा हासिल हो जाए जो गुज़िश्ता जमात को था। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये है कि मैं ज़रा थोड़ा आज़म चौधरी साहब से इख्तिलाफ़ करूँगा। ये जो एक फ़र्क है, देखिए, एक बात होती है कि माजी में किसी ने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज करने का तरीका है। एक तरीका ये है कि मैं आदम साहब से इख्तिलाफ कर रहा हूँ, मैं आदम साहब से क्रिटिसाइज किया, मतलब नौशाद साहब किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? आपने जो सवाल किया था ना, अच्छा, मरियम नवाज और नवाज शरीफ ओवरऑल बात कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी का नाम लेता है, या मैं चौधरी साहब का नाम लेके कह रहा हूँ, मैं चौधरी साहब से इख्तिलाफ करता हूँ, इस इख्तिलाफ का एक तरीकेकार है। उसके लिए मैं कोई लॉजिक दूंगा, मैं कोई बात करूंगा। जिन दिनों में मरियम नवाज ने और उनके वालिद ने जो गुफ्तगू की थी, उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए थे, वक्त ने साबित किया और वक्त ने यह बताया कि वाकयातन वो सारा कुछ जो उस वक्त कहा गया वो बाद में सच साबित हुआ। अब दूसरा तरीकाकार ये है कि पिछले दिनों आपने देखा एक चैनल के अंदर भी यही हुआ, एक ने उठाया धड़न धड़न धड़न, ये कर ले, ये दिस इज नॉट द वे टू अपोज एनीबडी। सो ये फर्क है। ये बयानिया क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या होती है, इनमें एक डिफरेंस रहता है। और फिर उसके बाद बयानिए का एक तरीकाकार है। मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे लड़ नहीं सकता। मैं कैमरामैन, ये जो सामने कैमरा है, इनका कैमरा उठा के आपकी तरफ बढ़ नहीं सकता। मेरी हदूद कयूद है, हर चीज की लिमिट्स होती हैं। जो लोग लिमिट्स क्रॉस करते हैं वो प्रॉब्लम में आते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। और नून लीग का तरीकाकार ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इन शॉर्ट, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी की भी बात कर लेता हूं, मैं जेईओ की भी बात। मैं आपको जो कॉन्सेप्चुअली इन प्रिंसिपल बात बता रहा हूं कि जब आप हदूदो कयूद से निकलकर बात करेंगे या तरीकाकार इख्तियार करेंगे, उससे मसाइल आपके सामने आएंगे। हाँ, विद इन द लिमिट्स आप किसी चीज को अपोज करते हैं एक मैनर्स के साथ, तरीके के साथ, तो अल्टीमेटली वो अगर फर्ज करें कि आप उससे इख्तिलाफ भी करते हो और कल को आपकी बात सच साबित हो तो लोग उसको मान लेते हैं, या ना भी सच साबित हो तो लोग उस हद तक उसको रिटेलिएट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हर बात को करने का एक तरीकाकार मखसूस है। ये सोसाइटी की नॉर्म्स और वैल्यूज है। लेकिन अभी नौशाद साहब ने खुलकर बताया नहीं कि किसका तरीकाकार ठीक है। लेकिन अब मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम नून के एक के बाद एक जो जलसे हो रहे हैं उसका जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के एक के बाद होने वाले जलसों के हवाले से जो जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी नून लीग का जो जलसा हुआ था वो जलसा कम और एक शादी का फंक्शन ज़्यादा लग रहा था, जिसमें कुर्सी और गोल मेज़ कुछ इस तरह से लगाए गए थे कि जिस तरह से फंक्शंस पर बेसिकली किसी को बारात को या वलीमे पर किसी ने आना होता है तो उस तरह से मेहमानों को बुलाने के लिए, उनकी आमद के लिए, और साथ ही साथ खाने का भी बहुत अरेंज था वहाँ पर। कि इस जलसे में अगर बात कर ली जाए तो गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया गया। किस तरह से अवाम रोटी पर, सालन पर लड़ रहे थे और कहा यह जा रहा है कि जो खाना था वो कम हो गया और लोग वहाँ पर ज़्यादा थे, जिसकी वजह से काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। पीटीवी पर भी दिखाया गया है जी इस जलसे को, और मरियम नवाज़ ने जो खिताब किया जलसे से उसको भी दिखाया गया है। किस तरह से अवाम की तजलील हुई है कल जलसे में रोटी पर, क्योंकि अवाम पहले से ही परेशान है, गुर्बत से तंग है, महंगाई से तंग है, और अवाम वहाँ पहुँचे और उन्होंने खाने की मेज़ पर बैठकर खाना खाने की तो नौबत पेश ही नहीं आई ना। उससे पहले ही जो हालात और सूरत हाल हो गए वो सोशल मीडिया पर हमने देख लिए। जो जलसे से जुड़ा सवाल है हमारा यही है कि अगर जलसे ऐसे हो रहे हैं तो आने वाला टाइम जो इस्तकबाल है नवाज शरीफ का, क्या वो इसी तरह से होगा? आज़म साहब।
देखें सना, ओवरऑल ये एक जलसा मैं तो इसे एक अच्छा पावर शो कहूँगा। ठीक। क्योंकि शादरे वाला जो जलसा था वो मुस्लिम लीग नून के लिए ज़रा थोड़ा शर्मिंदगी का बायस ज़रूर बना, लेकिन उसके बाद ये जो जलसा किया गया इसके अंदर उन्होंने भरपूर कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पे हों और एक कामयाब जलसा हो, और उसमें वो कामयाब रहे हैं खासी हद तक। क्योंकि आप वहाँ के इंतज़ामात की जो आप बात कर रही हैं, देखें ये एक नया ट्रेंड हमने देखा है कि अब इसके दो पहलू हैं। अगर आप एक सियासी पहलू देखें तो शायद आप उसको समझ नहीं आ रही, आप उसको शादी का वो एक खाना या इंतज़ाम करार दे रही हैं। मैं इसको समझता हूँ कि लोगों को बड़े बाइज्जत तरीके से उन्होंने बैठने का एक वेन्यू फ्राहम किया। अच्छा। और वहाँ पे उन्होंने खाना भी इस तरह इंतजाम किया, लेकिन हर जलसे के अंदर चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी का हो, हमने देखा है कि हुल्लड़बाजी होती है, खाने के ऊपर जरूर होती है। अगर हम सियासी तौर पर देखें तो मुस्लिम लीग नून ने अच्छा वहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग की है, क्योंकि लाहौर के जनूबी साइड पे एक उन्होंने बड़ा जलसा करके साबित किया है कि उनकी अभी तक वहाँ पे उसी तरह प्रेजेंस मौजूद है। जो एक इस वक्त वहाँ में एक परसेप्शन पाई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है या वोटर है वो मायूस है, उसकी मायूसी तोड़ने की उन्होंने एक भरपूर कोशिश की है और जिसमें खासी हद तक वो कामयाब रहे हैं। इस्तकबाल भी इसका अच्छा, मतलब है कि कामयाब अब आ जाते हैं खाने के ऊपर जो आप सुनना चाह रही हैं, जो आपको थोड़ा सा मेरा हाल उससे खुशी भी होगी। देखिए वहाँ पे 3 किस्म के इंतजाम थे। एक इंतज़ाम था जो VVIPs वहाँ पे थे, जो स्टेज पे बैठे थे या बाकी जो VVIPs वहाँ पे, उनके लिए मटन का इंतज़ाम था और उनको एक लहदा जगह पे बड़े बाइज्जत तरीके से खाना खिलाया गया। दूसरे जो आम आवाम की बात करें, आम आवाम के लिए मैं उधर ही आ रहा हूँ, दूसरे थे वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे और उन लोगों को टेबलों पे बिठा के खाना सर्व किया गया। वहां पे भी हुल्लड़बाजी, वो रूटीन की बातें हैं, हुल्लड़बाजी हुई, लोगों ने खाना, हालांकि खाना एंड तक वहां चलता रहा, वाफर था, लेकिन लोग थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करते, शायद ये ना होता। अच्छा। तीसरे वो लोग थे जिनको आप उनको कह लें कि कुछ मजदूर तबका होगा, कुछ वहाँ पे वैसे लोग जलसा देखने के लिए आगे होंगे। उनको बाहर जो फुटेज आपने देखी जहाँ पे खाना फेंका जा रहा था या ट्रकों से बिरयानी के डब्बे फेंके गए या परातें वो जो सालन वाली थी वो उछाली गई, वो बाहर वो वाकयात पेश आए जहां पर वो लोग खाने के लिए उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, इंतजामिया की तरह डंडे शंडे मारे गए, लेकिन वहां पे बद इंतजामी नजर आई। क्या देगे कम थी आजम साहब? अच्छा, या लोग ज्यादा आ गए, खाना कम नहीं था, खाना कम नहीं था, ये बात बिल्कुल, ये परसेप्शन गलत है। सब कह दें सनाना का उदाहरण नहीं होना, सना के पैसे लाल नहीं होने, उसने ये साबित करना है कि नहीं, मैं पूछना चाह रही हूं आजम साहब, बात ये है कि नौशाद साहब, आजम साहब एक एक्सपीरियंस्ड, आपको पता नहीं है फील्ड से, उनको एग्जैक्ट वो न्यूज़ आती है और उनको पता होता है कि किसी कमेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि आदम चौधरी साहब वो कह दें जो आप उनके मुंह में डाल के कहलवाना चाह रही है, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है। मुबशिर साहब ऐड करना चाह रहे हैं, मुबशिर साहब से मैं ले लेती हूं पॉइंट, टाइम एक्चुअली हमारे पास शॉर्ट है। जी मुबशिर साहब। नहीं देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आजम साहब जिस चीज को, मेरे आजम साहब से चूंकि मेरे बचपन के दोस्त हैं, अच्छा। तो डिसएग्रीमेंट का हक मेरा ज्यादा है इनके साथ, तो मैं उस हक को इस्तेमाल करते हुए ये कहूंगा कि ये एक इंतहाई नेगेटिव ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें कोई शक नहीं है कि हर पार्टी के जलसे में खाने के ऊपर हुल्लड़बाजी होती है, लेकिन पहले इलेक्शन हमारी पहुंच से बाहर था, यानी मतपस्त तबका तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब आपने अपने लीडरशिप की आंखों में जरा थोड़ी सी रोशनी पैदा करनी है, उनके करीब होना है, तो उसके लिए भी आपको मजीद पैसे, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। एक खोखर बरादरान बड़े यहाँ के मोहतरम हैं और इस जलसे की कामयाबी का सेहरा भी उनके साथ जाता है, क्योंकि उनकी बरादरी बहुत ज्यादा है उस इलाके में, लेकिन उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि देखिए पार्टी के लिए किस तरह की जो है वो होनी चाहिए। हुल्लड़बाजी इज नॉट एन इशू, नॉट एट ऑल। ये तो इससे हमने तो केक चलते देखते हैं जब खाना नहीं होता था। तो मेरे ख्याल में ये जलसा एक अच्छा पावर शो तो जरूर था, लेकिन ये फ्यूचर में मुस्लिम लीग नवाज या दूसरी पार्टीज के दूसरे लीडरों के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फ़हीम साहब, मैं नौशाद साहब से पहले मेरे ख्याल से फ़हीम साहब का पॉइंट ले लेती हूँ। फ़हीम, इस जलसे की आमद से, चलें ठीक है नौशाद साहब, 21 अक्टूबर का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन कंसीडर किया जा रहा है
और तमाम ही जो इस टाइम रहनुमा हैं उनको टारगेट भी दे दिया गया कि जी आपने 5-5 हज़ार जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके लेकर आना है। मीनार पाकिस्तान में जो है वो खिताब भी होगा नवाज शरीफ साहब का। तो आपको नहीं लगता कि सूरत हाल गंभीर हो रही है क्या गंभीर होगी इसमें? देखिए, शादरे वाली बात के ऊपर भी मैंने बार बार कहा कि वो जलसा नहीं था, वो एक कॉर्नर मीटिंग थी। चलें, अगर फर्ज करें आप बजिद रहें कि वो जलसा था, जलसा हुआ तो वो नजर भी आ गया। अब जलसा, पहले मसला ये था कि जी जलसा नहीं होता, पहले मसला ये था बंदे नहीं आते, फिर जनाब अब बंदे आ गए तो जनाब ये खड़े क्यों हैं, फिर पता चलेगा ये बैठे क्यों थे। अच्छा, ये इनका जो हमने बंदे बुलाए ना, ये इस तरह के थे कि ये इस तरह के बंदे अच्छे नहीं होते। ये जी ये बंदे जितने आए हैं ये पैसे लेके आए हैं, ये जी 1 to 5 इनको मिला है, ये जी इनको ये भाई देखे बात ये है, ये सारा कुछ तमाम सियासी जमातें करती हैं। अच्छा, इन प्रिंसिपल जो मुबशर बुखारी साहब ने बात की है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। ये एस्पेक्ट मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया, सीधी बात है, लेकिन जो जिस तरफ इंडिकेट किया है बुखारी साहब ने, हमारे सीनियर है, मेरे उस्ताद हैं, अच्छा पॉइंट रेज किया है। वो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि आने वाले वक्त के अंदर इस बेंचमार्क से जो वलीमे, जिसको आपने वलीमे का नाम दिया, बावजूद इसके कि सर दुनिया क्या कहते हैं मियाँ बीवी राजी थे, क्या करेगा गाजी भाई, आपको क्या मसला है, वो वलीमा था या वो कोई शादी थी, इससे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिन्होंने शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकी वो लोग भी, इसका मतलब है फिर इसका मतलब गलत किया उन्होंने, जो बात गलत करने की नहीं है। वो भी हमारा मसला ये है कि हम ये कप को मोबाइल के साथ मोबाइल को, गिलास के साथ गिलास को, फलां चीज, हम हर चीज मिक्स करके एक वो बना लेते हैं बहस के दौरान। देखिए, मैं इन प्रिंसिपल आपको बात बता रहा था कि बुखारी साहब ने जिस तरफ निशानदेही की है वो जरूर अहम है कि देखिए, अगर आप बहुत पैसा खर्च करके जलसों को बड़ा करना या लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत से लोगों के लिए इसमें मसाइल आएंगे और आने वाले इलेक्शन में ये एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि वेल्थ जो जाया करने वाली बात है या वो बन जाएगा, वो प्रॉब्लम। ये बात भाई साहब का पॉइंट ठीक है, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आदम चौधरी साहब ने आपके सामने सारे हालात, बावजूद इसके कि मुझे पता है कि बहुत सारे कोशिश की गई कि ये जनाब वो फलां जगह लड़ाई हो गई, फलां ने खाना गिरा दिया, फलां, ये हर जगह जहां पे इतनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब इकट्ठे हो जाते हैं वहां इस किस्म की थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हो ही जाती है। मैं आपसे हर सियासी जमात में, लेकिन ये तस्लीम कर लिया गया कि ये जलसा था और ये कामयाब जलसा था। अब आप इससे आगे बहस करें जो करनी है। ठीक है, मैं आपसे जनरल क्वेश्चन कर लेती हूँ फ़हीम। तमाम सियासतदान इसमें आ जाते हैं, जमहूरियत के लंबरदारी सियासतदान आखिर अवाम का ही मजाक, अवाम की ही तजलील के लिए क्यों सामने आते हैं? देखें, ये जनरल क्वेश्चन जो है इसमें जरा बता दें जनरल क्या है। सना, एक बात तो आज है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए, आज का प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी टफ रहा है, ठीक है, और इसमें इस आखिरी हिस्से में नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुझे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना चाहिए और आप जो कहेंगी वो सही है, ठीक है, क्योंकि आज तो मुझे आजम चौधरी साहब का सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा अपडेट नजर आया और उन्होंने भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के जलसे को जो है वो कामयाब करार दिया उन्होंने कि जनाब एक अच्छा पावर शो था। जी जी, ये नौशाद साहब ने मैं भी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चलें, तो अब है आपका कि सियासी जमातें क्यों अवाम की तजलील करती हैं? अरे भाई, मौका क्यों देते हैं अवाम सियासी जमातों को अपनी तजलील का? आपने अभी कहा कि जनाब वहाँ पर जो है वो शादी का सा अरेंजमेंट कर लिया गया, वलीमा था, जो कुर्सियाँ लगा दी गई और वहाँ पर जो है वो आजम चौधरी साहब ने बताया कि अलग अलग जो है वो खाने रखे गए थे, अलग अलग अंदाज में खाने तकसीम किए गए। तो जी, अब अगर ये सब कुछ नहीं होता और मुस्लिम लीग नून जो है वो शाहिदरा की तरह, जिस तरह से शाहिदरा को आपने इशू बना लिया था कि जी पतली सी गली में जो है कुर्सियां लगाकर कर लिया था, आपके ऊपर सिर्फ आपकी वजह से सना जो है उन्होंने ये प्रोग्राम जो है एक ऐसे इलाके में रखा और इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया। आपको इसके ऊपर भी एतराज है कि बहू जो है वो आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है? नहीं करें, एक अच्छा शो था, मान लीजिए एक अच्छा शो था उनका, उन्होंने अभी और भी शो करने, इसमें जो वो वाली पॉइंट है ना जो मुबशर बुखारी साहब उठा रहे हो, मेरे जो दोनों साथी हैं उन्होंने उससे एग्री भी किया है, वो अहम पॉइंट है। लेकिन देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो अभी इलेक्शन तरमीम की हैं वो अपने इलेक्शन रूल्स में, उसमें ये बात मौजूद है कि अब पार्टीज को जो है वो अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स को बताना होगा। वो एक लिमिट उन्होंने दे दी है कि इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। तो अभी तो नहीं आए ना इलेक्शन, अभी तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, अभी तो कोई इलेक्शन की डेट नहीं आई। तो सियासी जमातें अगर उससे पहले इस तरह के शोज कर रही हैं तो ठीक है,
उन्हें जो है करने देना चाहिए। आज पीपल्स इन्होंने किया है, पीपल्स पार्टी भी करेगी, पीटीआई भी करेगी, मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब की जमात भी करेगी, एमक्यूएम भी कराची में जलसे कर रही है। असल बात ये उस वक्त पता चलेगी कि क्या हम इलेक्शन कमीशन को, कहीं इलेक्शन कमीशन इन्हें रोक भी सकेगी या नहीं, वो उस वक्त जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, जब इलेक्शन के बाकायदा कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर बात कीजिएगा कि ये जो सियासी जमातें कर रही हैं ये इलेक्शन अखराजात को साबित भी कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, ये है असल बात। दूसरी बात फ़हीम, मैं एक ऐड कर दूं कि अगर सना के फलसफे से चला जाए तो वहां सोने की अशरफियां भी रखी हो तो बंदों को नहीं आना चाहिए। जिस हद तक सना समझती है नहीं, अवाम को लेना चाहिए, अवाम को जरूर ले लेना चाहिए, लेकिन फैसला अवाम का, वोट अवाम का। इसी के आज के दिन के दौर नहीं रहा, अब जो है वो डॉलर का इसीलिए दौर तो है। कहा है फ़हीम साहब, अगर अशरफी का दौर होगा तो ये सोना कहां से आएगा जनाब, इसीलिए कहा है आप समझा करें। आज के दिन के बेहतरीन प्रोग्राम के साथ मुझे सना को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।